को मैं आप जरा उसे सर अपना दोबारा रीड कर दूं? हाँ जी प्लीज, ताकि सबको पता हो। ठीक है। Instruction for the candidate. This task assesses the following clinical skills: patient safety, information gathering, communication with patient relatives, applied clinical knowledge. You are about to see patient Mrs. Aisha, para 3, who has been referred by her local practitioner 26 weeks of gestation with the following scan and labs report. Ultrasound report shows single live fetus, longitudinal cephalic presentation, placenta completely covering the os, liquor adequate, gestational age 25 weeks, CBC TLC count 8,000, HP 7.5, platelets 2,33,000. Urine examination, pus cells 2 to 3, protein nil, sugar nil, ketone nil, blood group A positive. You have 10 minutes in which you should take relevant history, outline the management of a pregnancy, and answer any questions that she may ask. अच्छा, इसके स्टार्ट करूं? नीचे इसके नीचे भी एक नोट लिखा हुआ है, वही पढ़ दीजिए। You have 10 minutes to interact. एक second. Note, you will interact with the patient for all of 10 minutes. चलो, shall we start then? Yes, sir. चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कमल है। आपका नाम क्या है? आयशा। अच्छा आयशा, मुझे आपके बारे में एक तहरीरी नोट मिला है आपके डॉक्टर से, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपका जो है 26 हफ्ते का हमल है और इसमें उसकी आपकी अवलनार जो है नीचे की तरफ, बच्चेदानी के मुंह की तरफ आ रही है। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी हेलो। जी जी जी। अच्छा आयशा, आप मुझे ये बताइए कि आपने कितनी तालीम हासिल की है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, आप घर पर होती हैं, नौकरी करती हैं? मैं घर पे होती। अच्छा, अ, ये बताइए कि आपका घर अस्पताल से कितने मिनट का फासला है आपके घर का? मैं घंटा लग जाता जी आते। अच्छा, आप मुझे तफसीलन अपने जो पिछले 3 अमल है इनके बारे में बताइए कि इसमें जो है आपके अवलनार जो है वो नीचे की तरफ बताई थी डॉक्टर ने, या वो अपनी जगह पर थी? वो अपनी जगह पे ठीक थी। अच्छा, आपके बच्चे तीनों नॉर्मल हुए हैं या ऑपरेशन से हुए? तीनों सेक्शन से हुए। अच्छा, दोनों ऑपरेशन हुए। क्या वजह बताई थी उन्होंने ऑपरेशन की? पहले में बच्चा उल्टा था जी, दूसरे में उन्होंने वैसे कर दिया, तीसरा भी उसकी वजह, दौड़ की वजह से कर दिया। अच्छा, ये बताइए आपको पिछले 3 हमल में किसी में ब्लीडिंग की शिकायत हुई थी? नहीं। अच्छा, और इस हमल में शुरू के 3 माह में ये हमल आप जो है वो चाहती थी या खुद से ठहरा है? ये खुद ही हो गया जी। अच्छा, शुरू के 3 माह में आपको ब्लीडिंग का कोई मसला तो नहीं हुआ? बस एक आधी बार स्पॉटिंग हुई थी, वैसे वैसे ठीक रहा। क्या, सॉरी सर, आवाज नहीं आई। शुरू में हमें थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई थी, लेकिन वैसे ठीक रहा। अच्छा, ये आपका जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, पहला अल्ट्रासाउंड कब हुआ था, किस हफ्ते पे हुआ था? वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3rd महीने में या इसके करीब हुआ था। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो बीच के 3 माह थे, यानी चौथा, पांचवा और छठा महीना, इस पे भी आपको खून अभी छूटा है? नहीं। अच्छा, अच्छा, ये जो ब्लीडिंग होती है आपको, उसके साथ आपको दर्द था जो शुरू के 3 माह में आपको ब्लीडिंग हुई थी? नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपको बच्चे की हरकत सही महसूस होती है? हाँ जी। अच्छा, और ये मुझे बताइए कि आपको आपका सांस तो नहीं फूलता, आपकी दिल की धड़कन तो तेज नहीं हो जाती? हो जाती है जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, काम करने में दिक्कत या कमजोरी तो नहीं महसूस होती?
थक जल्दी जाता अच्छा, ये इस तरह का मसला आपको कब से हो रहा है? है जब से प्रेगनेंसी हुई। अच्छा, आपने खून का टेस्ट अपना आखिरी कब करवाया था? वो रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने भिजवाई है आपको मेरे ख्याल। अच्छा, वो आपका टेस्ट वही आखिरी आपका टेस्ट है? हाँ जी, वही आखिरी टेस्ट है अभी रिसेंटली। अच्छा, और ये अल्ट्रासाउंड भी आपने ये बेटा आपकी आवाज कट रही है, सॉरी। हेलो। हाँ जी। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताइए हाँ। आयशा कि आपको पिछले प्रेगनेंसीज में या इस हमल में कभी खून की बोतल चढ़ी या बेटा आपकी आवाज अगेन आई थिंक कोई नेट का इश्यू है आपका, या अगर बाकी सबको हो रहा है तो फिर मेरा इशू होगा। नहीं सर, उनकी आवाज खराब आ रही है। आपकी बात डॉक्टर कंवल, आप मेरा ख्याल है या तो दोबारा रिज्वाइन करो या दोबारा अपना नेट प्रोसेस करें। सर मैंने किया एडजस्ट दोबारा। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही बेटर। अच्छा, ये मुझे बताइए आयशा, आपको खून की बोतल या आयरन के इंजेक्शन लगे हैं इस हमल में या पिछले किसी हमल में? पिछले में लगे थे लेकिन इसमें अभी तक नहीं लगे। अच्छा, कभी खून से कोई आपको रिएक्शन तो नहीं हुआ? नहीं जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपके जो तीनों पिछले बच्चे हैं वो ठीक हैं तीनों? जी वो ठीक है जी। अच्छा, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हैं? जी बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, ये बताइए कि आपको आयशा मवारी बिल्कुल ठीक आती थी? जी ठीक आती थी। आपने वक्फे के लिए कोई तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया था? नहीं जी। अच्छा, आपके बच्चेदानी के मुंह का शीशी का टेस्ट हुआ है कभी? नहीं जी। अच्छा, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, दमा, काला पीला यरकान इस तरह की कोई बीमारी है? नहीं। आपका किसी किस्म का कोई ऑपरेशन हुआ है? तो 3 ऑपरेशन हुए हैं बेबी के लिए। इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं है? नहीं जी। अच्छा, आपको जो है आप किसी किस्म का कोई नशा तो नहीं इस्तेमाल करती? नहीं जी। अच्छा, कोई पेशाब कोई तकलीफ या बड़े पेशाब में कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपका गुजर बसर ठीक हो जाता है, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है? नहीं जी। अच्छा, किसी दवाई कोई दवाई तो नहीं खाती आप मुस्तकिल तौर पे? नहीं। अच्छा, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? नहीं एलर्जी। Now I want to proceed to the examination of the patient. I want to know the BMI and vitals of the patient. ओके बेटा, बीएमआई जो है उसका है 33 और वाइटल्स जो हैं 120 80 है, प्लस जो है वो 90। अच्छा, per abdominal examination. वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है विद दिस आपकी जेस्टेशनल एज के साथ। Okay, is there any contraction or uterine नहीं। tenderness? नो। Okay, and now I want to know the investigation of the patient. CBC has been already given. Since it shows anemia, I want to know the serum ferritin. सिर्फ फेरेटिन जो है वो बेटा एक सेकेंड चेक, लेकिन वो लो है। लो है। ठीक है। PTA, PTT, INR. वो नॉर्मल है। Okay. I want to know the okay anomaly. Is the anomaly scan or dating scan available? जो भी रिसेंट स्कैन हुआ है दैट वाज नॉर्मल, वो आपके सामने 25 वीक्स को 1 वीक पहले। Okay. So first of all, I will explain the diagnosis to my patient that she is having low lying that she is having placenta previa.
I will explain the feto-maternal risks to her, and I will especially I will counsel her about the PV bleeding, that she has to report immediately for the PV bleeding, and regarding her anemia, I will optimize her hemoglobin. Since her hemoglobin is 7.5, I will transfuse her 2 units of blood, and I will give her I will give her steroid in case if she has PV bleeding. I will give her steroid cover, and will clearly explain to her that she has to report immediately in case of PV bleeding, because it could be life threatening. And considering that she has previous 3 cesarean section, I will deliver her at if there is no complication, I will take her pregnancy and deliver her at 36 weeks after giving steroid cover. And after delivery, I will be vigilant for PPH, and explain that she can have the recurrence of placenta previa in her next pregnancy. I will give her contraception, and will advise her for follow-up visit, and will counsel her to for early booking in next pregnancy. Okay. That's it. Yes, sir. चलो आपका ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया। मैंने ना डॉक्टर कंवल एक आपसे ना एंड पे एक चीज पढ़वाई थी, वो क्या थी? In the 10 नोट minutes, you have to interact with the patient. फिर से पढ़िएगा दोबारा वो, अगर आपके पास सामने है। हाँ, एक सेकंड सर, पढ़ रही हूँ दोबारा। सर ये एक मिनट ओपन नहीं हो रहा मेरा वर्ड से। अच्छा, नोट यू विल इंटरैक्ट विद द पेशेंट फॉर ऑल ऑफ द 10 minutes। इसका क्या मतलब है अंग्रेजी में? What कि does it mean? पेशेंट, हाँ पेशेंट को सर काउंसल करना था, उर्दू में बोलना चाहिए था। नहीं उर्दू इंग्लिश तो छोड़ दें आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो पूरे 10 minutes है उसमें पेशेंट से ही इंटरेक्शन करना, एग्जामिनर से नहीं करना। जब आपने हिस्ट्री ले ली और आपने एग्जामिनेशन कर दिया और इन्वेस्टिगेशन ली, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने उसको काउंसलिंग की। किसकी? जो प्लेसेंटा, उसके डायग्नोसिस है कि उसका प्लेसेंटा प्रीविया है। नहीं, आपने काउंसलिंग किसकी की है? Did you counsel the examiner? Did you counsel the patient? Did you counsel somebody else? कि आपने किसको बताया थी सारी कहानी? पेशेंट को बतानी चाहिए थी सर कंप्लीटली, मैंने एग्जामिनर को बताया अपना प्लान। तो उससे क्या होगा फिर आपका? सर उससे मार्क्स रिडक्ट होंगे। ओके। और जो आपके इससे पहले भी हमने 3 चीजें जो टास्क थी वो जरा प्लीज पढ़िएगा। 3 टास्क है। ऑब्टेन द रेलेवेंट हिस्ट्री। ठीक है, आपने किया? जी, हिस्ट्री ली थी सर। चलो गुड। आउटलाइन द मैनेजमेंट ऑफ अ प्रेगनेंसी एंड ये आपने आंसर किया? एनी। जी, मैनेजमेंट बताई थी। आंसर एनी क्वेश्चंस दैट शी मे आस्क। क्वेश्चंस को उसके आंसर नहीं किया, उसके फियर्स और कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया। चलो, तो दैट मींस कि आपका 1/3 तो वैसे ही चला गया पार्ट ऑफ उसमें से। आउटलाइन द मैनेजमेंट ऑफ अ प्रेगनेंसी, व्हाट डज दैट मीन? द आगे फर्दर मैनेजमेंट क्या होगी, एंटीनेटल और मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी और पोस्टमार्टम। शाबाश। तो ये हमने पेशेंट को बताया कि हमने एग्जामिनर को बताया? सर हमने एग्जामिनर को बताया, लेकिन पेशेंट को बताना चाहिए था क्लियरली। तो दैट मींस कि ये भी 1/3 निकल गया आपके
नंबरिंग में से, तो उसका मतलब है कि आपको फिर नंबर कितने में से मिले? 3 या 4 में से। 3 या 4 में से, और 3 या 4 में से लेट्स सपोज के अगर हम पूरे नंबर भी ले लें तो फिर स्टेशन को क्या, आपको टोटल नंबर कितना होना चाहिए स्टेशन में? ज्यादा 3 या 4। 3 या 4, और 3 और 4 से आई डोंट थिंक से वी पास, डू वी? जी सर। सर मुझसे मिस्टेक हुई, मुझे पेशेंट को उसकी लैंग्वेज में और उसको काउंसल करना चाहिए। एक नंबर 2, जब ये है लिखा हुआ है नीचे कि आपने ये 10 मिनट्स जो हैं ये सिर्फ मरीज के साथ करना है। रोल प्ले का नॉर्मली जनरली जो इंस्ट्रक्शंस हमें एज एन एग्जामिनर मिली होती हैं वो ये होती हैं कि इसमें आपने नॉर्मली ना बीच में प्रॉम्प्ट करना है, ना बीच में इंटरवीन करना है, आपने सिर्फ बैठ के सुनना है। जनरली इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप, यू कैन वेल इमेजिन के हर मतलब वो जो 3 आवर्स हैं आपके एक सर्किट में आपने सिर्फ चुप करके सिर्फ बैठ के बात सुननी है जो भी आपसे एंड you have to interact with the role play। जो आमतौर पे एग्जामिनर्स भी बीच में क्योंकि रहा नहीं जाता कि कुछ कुछ कर दें या उनको कुछ बता दें, तो वो हम जो हमारा कन्वीनियर होता है हमें बड़ा सीरियसली कहता है कि यू बीच में आपकी इंटरवेंशन जो है वो बिल्कुल जीरो है, और आप ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज कि आपने बैठ के उसको मार्क करना है जो जो वो उसकी अपनी हिस्ट्री देती। पहली बात ये आई डोंट नो कि ये अभी तक हमारी उसमें समझ नहीं आई सारे कैंडिडेट्स को कि ये रोल प्ले वाला जो स्टेशन है उसमें आपने क्या एग्जामिनर से बात करनी है, कि आपने से बात करनी है, रोल प्ले से बात करनी है, कि आपने खुद ही एक्सप्लेन करना है। 3-4 किस्म के स्टेशन होते हैं। एक ऐसा स्टेशन भी होगा जिसमें आपने परफॉर्मेंस करके दिखानी है। एक स्टेशन आपका ऐसा होगा जिसमें आपने एग्जामिनर के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग या उसके क्वेश्चंस का आंसर करना है। एक ऐसा होगा जिसमें आपने थर्ड पर्सन या कोई सिमुलेटेड पेशेंट बैठा होगा या होगा उस पे उससे आपने बात करनी। 2 स्टेशंस अब वो जनरली इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन उन्होंने ये प्रॉब्ली कर दिया है कि आपको एक पे उसने आपने उसकी पेशेंट की एक स्टेशन में पहले आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है और अगले पे उससे रेलेवेंट आपने उसकी एग्जामिनेशन करनी है 10 मिनट्स के अंदर। तो दैट टोटल टाइम वुड बी 20 मिनट्स हो जाता है एक सिनारियो में, जिसमें वो लेबल किया गया होगा लेट्स सपोज 2A एंड 2B। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? जी आ रही है सर। हाँ, जो 2A वाला होगा स्टेशन सपोज उस पर पहले आपने उसकी रेलेवेंट हिस्ट्री सिर्फ लेनी है, और उधर अगली जाके एक और वहां पे क्योंकि प्रॉब्लम रोल प्ले बैठा होगा, अगले पे हो सकता है उन्होंने सिर्फ एक पेशेंट रखा हो, कैन बी ऑब्स्टेटिक्स और कैन बी गायनेकोलॉजी, जिसमें आपने 10 मिनट में उसका एग्जामिनेशन करना है। अब वो कुछ लोगों को वैसे ही कंफ्यूजन है कि जी कि वो हमने जो हिस्ट्री से फोकस एग्जामिनेशन करना है कि उसका पूरा जनरल फिजिकल और पूरा कंप्लीट करना है। मेरा तो अपना अंदाजा है, ये मैंने जाके उनसे वैसे ईमेल भी की थी, मैं दोबारा भी जाके उनसे पूछूंगा जब नेक्स्ट टाइम आई गो टू कॉलेज कि मैं आई थिंक इट हैज टू बी फोकस्ड, क्योंकि आप 10 मिनट के अंदर कंप्लीट एग्जामिनेशन जनरल फिजिकल करना और सारा कुछ करना, लेकिन रेलिवेंट जरूर होना चाहिए कि वो उसका हमने देख के क्या करना है। सो कमिंग बैक टू दिस स्टेशन, जो रोल प्ले वाला है उसमें आप जब हाँ एक और स्टेशन है जिसमें आपने उसकी एक टीचिंग करनी है। चौथा स्टेशन है कि जिसपे आपका कोई बंदा नहीं बैठा होगा, आपको कोई चीज दी गई होगी उस पर आपने क्रिटिक करनी है, जैसे कोई रिसर्च पेपर भी हो सकता है, जैसे कोई डिस्चार्ज कार्ड भी हो सकता है, जैसे कोई ऑपरेशन नोट्स भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर आपने कमेंट करना है अपना कि जी ये ठीक है गलत है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन दैट।
उसमें होनी ये जरूरी नहीं है कि सामने बैठा हो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि सामने एग्जामिनर भी बैठ के उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। जैसे एक लास्ट स्टेशन जो आया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उन्होंने 5 मिनट दिए हुए थे, एक कोई रिसर्च पेपर था, उसके ऊपर आपने कमेंट करना। अब वो जनरली जो रिसर्च पेपर है वो था कोई 4-5 सफ़ों का, लेकिन यू डोंट हैव टू रीड थ्रू दोज होल और 4-5 पेजेस जो आप 5 मिनट आपको दिए गए थे कि जिसमें आपने रिसर्च पेपर के बारे में पढ़ना है, फिर आपने उसके बारे में कमेंट करना है, क्रिटिकली उसको एनालाइज करके आपने बताना है। ज़ाहिर है 5 मिनट में आप 8 सफ़े तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन 5 मिनट के अंदर आपने सिर्फ उसकी हेडिंग, कहाँ पे हुआ, किसने किया हुआ है, कितने लोग थे, सिंगल सेंटर था, मल्टी सेंटर था, और उसमें क्या था, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ ज़रूर बता सकते हो। जो अगर ये 10 मिनट्स का आपका स्टेशन है, तो 5 मिनट आपको देंगे वो पढ़ने के लिए, 5 मिनट आपको देंगे आपस में डिस्कशन के लिए बात। ये तो मैं वैसे जनरली आपको बता रहा हूँ। नाउ कमिंग, इसका मेरा ख़्याल है कि वील डू अ सेशन प्रॉब्ली जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा, तो इस सारे स्टेशंस के बारे में कुछ ना कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन एक्सक्यूज मी सर। जी, सर जैसे ये रोल प्लेयर का स्टेशन जो है, इसमें जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, वो तो हम पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हमें एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स चाहिए या हमें कोई रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो फिर वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? क्या वो एग्जामिनर एग्जामिनर? देगा बेटा, वो एग्जामिनर देगा। जैसे इन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि जी बीएमआई कितना है, इसकी फंड लाइट कितनी है, या जो फाइंडिंग्स हैं वो एग्जामिनर आपको दे देगा मेजॉरिटी ऑफ टाइम। ओके। और पेशेंट खुद भी सिमुलेटेड बता पेशेंट में भी सकते। ऐसा ही होगा? जी सॉरी, सिमुलेटेड पेशेंट में भी ऐसा ही होगा? जी सिमुलेटेड पेशेंट में भी ऐसा ही होगा। वो ओके, थैंक यू सर। जो आप मांगेंगे इन्फॉर्मेशन, जो आपने क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, कोई आपने इन्वेस्टिगेशन लेनी है या एग्जामिनेशन, क्योंकि वहाँ जाके आप एग्जामिन नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता, तो फिर वो एग्जामिनेशन नोट्स और इन्वेस्टिगेशन नोट्स जनरली आर गिवन बाय द examiner who's sitting there. So coming back to this station again, पहला अस्सलाम काम जो वालेकुम आपने, सर। जी सर ये पूछना था कि जो प्रोसीजर्स वगैरह है ना किसी भी सर्जरी के, वो सारे हमें डिटेल में याद करने हैं, मतलब उनके स्टेप्स। जी। यस, लेकिन आज क्यों, अगर कोई आपका सर्जिकल स्किल का है और उसमें आपने वो पूछने की जी हिस्टेक्टमी के स्टेप्स, यस यू हैव टू रिमेंबर कि वजाइनोस्टेक्टमी के क्या नो है, सर। प्रोटमी के सर क्या है। हिस्ट सर हिस्टेक सर हिस्टेक्टमी, मायोमेक्टमी, वेजाइनल हिस्टेक्टमी, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, ये तो कॉमन है। लेकिन ये जो थोड़ी ज्यादा जैसे बुर्ज कल्प सस्पेंशन लाइक दिस की, मतलब ये सारे हमें डिटेल में करने हैं क्या, जो कॉमन आपको हम आना, लोग नहीं करते हैं? देखो बेटा बेसिक्स उसके आने चाहिए, उसकी इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अब उसमें कोई इतना इशू नहीं है। पेल्विस की आपको एनाटॉमी का पता है, बर्च में भी कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें सिंपल से हमने एक स्टिच कहाँ पे डायसेक्शन होनी है और कहाँ पे लगना है, दीज ऑल कैन बी आस्क्ड। इवन जो बहुत ज़्यादा रेयर किस्म के केसेस हैं, उसमें आपको ये पूछ सकते हैं। इवन आपको इंटरनल आइलिक लाइगेशन का सिमुलेटेड सेशन भी हो सकता है, ज़बानी भी पूछ सकते हैं। ये आपकी डोमेन में आता है और ये आपको एज अ कंसल्टेंट आनी चाहिए, पता होना चाहिए कम अज कम। परफॉर्मेंस बेशक ना हो, लेकिन आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए। वो आगे कराते किस तरह हैं, कोई डमी पे कराते हैं, क्या कराते हैं। अगर डमी पड़ी होगी, इस तरह होगी, तो हो सकता है वो आपको परफॉर्म करके करने पड़े। अगर डमी वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको एनाटमी या इस किस्म की वर्बली कोई आगे बैठा होगा कंसल्टेंट या सॉरी एग्जामिनर, वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये आने चाहिए। इस एग्जाम सर की यही तो ब्यूटी है कि आपका जो नॉलेज बेस्ड है, इट हैज टू एक्सपैंड। सिर्फ वही सर केस इसके आपको नहीं आएगा, सॉरी बेटा, सिर्फ आपको वो केस नहीं आएगा जो सिर्फ आपकी एनवायरनमेंट में होते हैं। ऐसे हो सकते हैं केसेस भी आए जो रेयरली सिस्टिक फाइब्रोसिस का आ जाता है, या कोई और ऐसी डिजीज आ जाती है, या इवन यूहर कौन सा होता है, विटनेस, जो वाज विटनेस का प्रीस्ट आ सकता है। उसकी आपने मैनेजमेंट करने, वो आपने उधर बैठ के वो तो बतानी है, वो आप वहाँ बैठ के तो नहीं कह सकते कि जी नहीं ये हमारे कोर्स में नहीं है। इसीलिए ये एग्जाम जो है उसलिए डिफरेंट हो गया है कि जो किताबों में आपकी जितनी सारी बीमारियां लिखी हुई हैं, चाहे वो गोरों की हैं चाहे किसकी हैं, पहले वो हम नहीं याद करके जाया करते थे, या ऐसा प्रोसीजर्स नहीं करते थे जो यहाँ पे नहीं रूटीनली होते।
इवन लेप्रोस्कोपी का स्टेशन पहले भी आया है, आगे भी आ सकता है कि आपने नीडल कैसे पर डालनी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, कहाँ खड़े होना है, ये होना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर जो लाइव पेशेंट स्टेशंस हैं, क्या ऐसा कुछ है कि वो पास करना मैंडेटरी है? नहीं, अभी तक नहीं है। आपने ओवरऑल पास करना, नॉट ऑन ये सिर्फ उस पर बेस नहीं है कि जी अगर उनकी वेटेज अभी उन्होंने इतनी नहीं दी कि जी अगर वो खुदा ना खास्ता फेल है तो उसमें फिर आप फेल हो जाओ। तो मेरा तो अपना तो सर अंदाजा है कि हमने इतने मरीज देखे हुए हैं कि लाइव वाले में तो इशू नहीं होना चाहिए। तो सर लाइव पेशेंट के मतलब नंबर ऑफ लाइव पेशेंट 2 होंगे या उससे ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ डिसाइडेड है? वो तो सीपीएसपी डिसाइड करता है इन द एंड, जब पूरे फाइनलाइज होते हैं टोक स्टेशंस कि हमने कितने रखने हैं, कितने क्या रखने हैं। लेकिन आई थिंक कि कम मिनिमम जो है वो एक तो आएगा इसमें से, जिसमें एक में हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और एक में एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। इट कैन बी ऑब्स्टेटिक्स, इन कैन बी गायनी, लेकिन ये जो भी होगा ये सारे सेंटर्स के अंदर यूनिफॉर्म होगा क्योंकि वो सिमुलेटेड है। लेट्स सपोज वो कहता है कि 3rd ट्राइमेस्टर का एक पेशेंट रख दिया, तो उसकी हिस्ट्री जो सिमुलेटेड पहले होगी वो दूसरी होगी, जो ओरिजिनल पेशेंट है उसके पर सबकी फंडल हाइट जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर के हिसाब से ही होगी। उसके फिटल हार्ट भी आईयूडी खुदा ना खास नहीं सब में है तो सब में होगी, अगर उसमें अपना नहीं है कैफेलिक प्रॉब्ली सारे सेक्शंस के अंदर सारा मतलब तीनों जहाँ जहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा आपका एग्जामिनेशन उसमें सारा कुछ वो यूनिफॉर्म हो, वो सिमिलैरिटी सिर्फ होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे आप ये कह रहे हैं कि किसी स्टेशन पे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन अगर करनी होगी तो एग्जामिनेशन हम क्या रेलिवेंट करेंगे या फिर वो टेम्परेचर 1 मिनट का, एफएचएस 1 मिनट के, तो सर इसमें तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए मेरा अपना अंदाजा है कि जी आपने रेलिवेंट इनमें उसमें जी जो उसकी सॉरी परफॉर्मेंस आपकी वो देखेंगे आपकी रेलिवेंट एग्जामिनेशन पे फोकस वाले, आपने सर कंप्लीट जनरल फिजिकल नहीं करना। गायनी के पेशेंट में लास्ट टाइम जो है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करवाई थी, वो अगर तो इस ऐसी दफा भी स्थिति होंगी बेटा, अगर ऐसी बात होगी वो आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि वहां पे ग्लव्स पहनना, वो करना, लाइट करना, वो 10 मिनट में थोड़ा सा इशू हो जाता है। और बार बार वेल इमेजिन के एक ही मरीज के ऊपर अगर आपके 14-15 कैंडिडेट्स हैं, बार बार तो कितनी दफा वो वजाइनल एग्जामिनेशन कराई। एब्डोमिनल तो चलो करा लेती हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है ना, पेशेंट का डिस्कम्फर्ट इतना, और दे कांट चेंज अ पेशेंट। 14 मरीज तो नहीं ला के बैठा सकेंगे बारी बारी कि जी जब तक वो आते हैं तो हम चेंज करते रहेंगे। पेशेंट को कवर करना, ड्रेस करना, अनड्रेस करना, तो इसलिए लाइकली चांसेस हैं कि वजाइनल एग्जामिनेशन हाँ अगले एग्जाम से, नॉट दिस एग्जाम, इससे अगले वाले इम्तिहान में जो है इनके पास डमीज इन्होंने मंगवा ली है, वो अभी तक इनके पास डिलीवर इनकी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस एग्जाम से पहले हो जाएगी, लेकिन वो अभी नहीं हुई। वो होंगी प्रॉब्ली अगस्त में या सितंबर में, तो उसी जो अगला एग्जाम है उस पर ये डमीज आ जाएंगी जिस पे आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ जाएंगी। उसमें वजाइनल एग्जामिनेशन भी है, उसमें पहले एग्जामिनेशन भी है, उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी है, उसमें हर किस्म का एग्जामिनेशन की इन्होंने काफ़ी सारी डमीज मंगवाई हैं सिमुलेटेड, तो देन इट विल बी कमिंग। लेकिन इस एग्जाम में वजाइनल एग्जामिनेशन विल नॉट बी पॉसिबल ऑन one patient for so many times. अच्छा, अभी वी आर गेटिंग थोड़ा सा हम ना डी ट्रैक हो रहे हैं, ये वाली बातें हम बाद में वैसे कर लेंगे, एग्जाम्स की प्री कर लेंगे। आई एम कमिंग बैक टू दिस क्लिनिकल सिनारियो जो ये डॉक्टर साहबा ने किया। अच्छा, पहला मैं आपसे ये अपना डॉक्टर कंवल पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाई डिड यू स्टार्ट इन उर्दू? जी आपने उर्दू में क्यों पेशेंट से इंटरेक्शन स्टार्ट की? सर, पेशेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ही वो है। हाउ डू यू नो? सर आपने हमारे सिनेरियो में तो पेशेंट उर्दू। वो आपका सिनेरियो तो है, एग्जाम का सिनेरियो फर्क है। एग्जाम में सिनारियो से वो लिख के देते हैं कि जी ये पेशेंट छुट्टियों पे आई थी अमेरिका से अब आके बैठी हुई है। तो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू इन अ रोल प्लेयर केस इज पहले नंबर 1 उसकी एजुकेशन असेस करने के बाद आप पूछ लो आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। मे बी फ्रॉम कराची
देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे से कि जी कि वो जो बैठी है पेशेंट की जी मैं तो सिंधी में हूं, पंजाब में है तो क्या जी मैं तो पंजाबी में दूंगी, या कहीं और जो भी व्हाटएवर जो भी है, आपने पहले उसकी कंफर्ट जोन के हिसाब से यू नीड टू आस्क देम कि आप कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हो। मेरे पास आके जब क्लिनिक में मरीज बैठता है जो अंग्रेजी में बोलता है तो आई टॉक टू देम इन इंग्लिश, जो उर्दू में बोलता है मैं उर्दू में बात करता हूँ, जो पश्तो वाला आता है तो उसके लिए मैं इंटरप्रेटर मंगवा लेता हूँ साहब। मतलब दैट्स अ सिंपल थिंग एज दिस। लेकिन आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि जी ये तो उर्दू ही बोलेंगे। So whatever, whenever you're gonna start with the language the patient is comfortable with, and you can even ask them कि जी आपकी एजुकेशन की है, and if you're comfortable with Urdu or English or Punjabi, whatever language you think you are, उसमें फिर आप start करो। Don't take it for granted कि जी मरीज जो है हमारे तो सारे उर्दू बोलते हैं तो हम भी उर्दू बोलेंगे। और इस एग्जाम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कोई ऐसा मरीज डाल दें जो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ जाए या इस तरह करके, या इंटरप्रेटर की बीच में डालना जरूर पड़ जाए, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तीसरा, इस पेशेंट की प्रॉब्लम क्या क्या थी? इस आपने पेशेंट की फैक्टर्स जो आपको जब दी गया सिनेरियो, उसमें व्हाट डू यू थिंक द पेशेंट प्रॉब्लम वर? प्रॉब्लम था लो लाइन मतलब प्लेसेंटा प्रेविया एंड शी हैड प्रीवियस 3 सर्जरीज। ओके, तो शी हैज रिस्क ऑफ एक्रीटा। उसका आपने कहीं जिक्र किया पूरे अपने क्लिनिकल सिनेरियो में? नहीं सर, उसको डॉक्टर करवाना चाहिए था, वो मैंने नहीं करवाया। आपने कोई इन्वेस्टिगेट किया बीच में? वो नहीं क्या जैसे इम्पोर्टेंट नहीं था? डॉपलर करवाना चाहिए था, मैंने नहीं करवाया। वो क्या डॉपलर इम्पोर्टेंट नहीं था बेटा? जी हमारे वो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? उससे हमारी काउंसलिंग टू द पेशेंट एंड आगे मैनेजमेंट प्लान चेंज नहीं होता उससे? बिल्कुल होता है सर, मुझे पूछना चाहिए था। चलो, एक और इसमें क्या प्रॉब्लम थी? और Was यही थी सर, any other issue in this patient? एनीमिया। एनीमिया को आपने कितना टैकल किया? सर सीरम फेरेटिन करवाया था, वो लो आया था। बेटा वो तो आपने इन्वेस्टिगेशन चलो कर दी, क्या दैट वाज इनफ इन्वेस्टिगेशन फॉर एनीमिक पेशेंट के जी हमने सिर्फ फेरेटिन करा दी? एंड व्हाई डू यू थिंक, वैसे बाय द वे आपका अगर गेस किया जाए तो उसको एनीमिया है क्यों? सर पीवी ब्लीडिंग की वजह से। ब्लीडिंग तो इसको हुई नहीं, हमने थ्रू आउट द सिनेरियो हमने तो कहा ही नहीं कि इसको ब्लीडिंग। मल्टीपल सर फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके लिए डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए थी। डाइट व्हाट डू यू थिंक इस पेशेंट में क्यों एनीमिया हुआ? ऑफ द कफ पूछ लो, सारी हिस्ट्री जितनी आपने ली, लेट्स सपोज इस पे अगर आपने गेस करना हो, व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज ऑफ एनीमिया? सर ये जो इसकी प्रेगनेंसीज हैं मल्टीपल। आपने क्या ये पूछा कि लास्ट बॉर्न कब था, कितनी देर का डिफरेंट आपस में गैप रहा है, एंड ड्यूरिंग दीज कुछ उसने दवाइयाँ शवाइयाँ कुछ खाई हो? नहीं सर, नहीं पूछा। वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, पूछना चाहिए था। तो इसमें द प्रॉब्ली द कॉज ऑफ एनीमिया इज मल्टीपैरिटी। हम्म उसको हमने तो एड्रेस ही नहीं किया, हम्म वी डिडंट, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं हम। इसीलिए मेरा ख्याल है ये मेरा एक पेट सा सेंटेंस है, या पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सेड, लेकिन आई हैव सेड इट इन एवरी क्लास व्हिच आई हैव एवर टेकन, कि खुदारा जब आपके पास ये क्लिनिकल सिनेरियो मिल जाए, 1 मिनट जो आपको मिलता है पहले उसे पढ़ने का, ऑर्गेनाइज करने का, उसमें जो पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स हैं उनको लिख लो, ताकि आप उन सबको बारी 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 टैकल कर लीजिए। अगर पेशेंट का एनीमिया है, यू हैव टू असेस के जी के फिलहाल उसको क्या एक्यूट उसकी ट्रीटमेंट के लिए जरूरत है, कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कि क्रॉनिक एनीमिया हो गया है, तो अगर वो स्टेप्स भी नहीं चल सकती या घर के काम नहीं कर सकती, तो फिर पहले हम करेंगे। और विद हीमोग्लोबिन ऑफ 7 और प्रीविया एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रीटा, अब हमने उसका अगला स्टेप क्या लेना, क्योंकि इस ये वाला जो सारा है जो आपने
एक अगेन कमिंग बैक टू ये जो बेटा है इसका, एक सेकंड सॉरी, पहले वाले जो शुरू से आप पहला पढ़ोगे आप, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट प्लीज। डॉक्टर कमल, कैन यू हियर मी? यस सर, पढ़ रही हूँ। हाँ, इंस्ट्रक्शन फॉर द, शुरू से पढ़ूं सर? ये बेटा शुरू। अच्छा, instruction for the candidate. This task assesses the following clinical skills: patient safety, information gathering, communication with patient relatives, and applied clinical knowledge. अब इसमें आप देख लो आपने कौन कौन सा जो है डोमेन आपने कवर कर लिया और कौन सा बिल्कुल ही नहीं किया। सर, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कवर किया था। पेशेंट सेफ्टी में मैंने उसका एक्रीटा को रूल आउट नहीं किया, तो आई हैव नॉट कंप्लीटली कवर्ड पेशेंट सेफ्टी, और कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड रिलेटिव्स भी कवर नहीं किया। और आखिरी अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज समहाउ कवर की है। किया है, लेकिन कंप्लीटली वो भी कवर नहीं हुआ हमारा। इसका ये मतलब है कि जो आप अगेन कमिंग बैक टू दिस स्टेशन, और ये कोई इतना कोई डिफिकल्ट स्टेशन तो नहीं है मेरा ख्याल, ये है नहीं सर, नहीं। अपनी ट्रेनिंग में हमने क्या बेतहाशा मरीज देखे, प्रीविया के, एनीमिया के एट 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आते हैं। जी सर, देखे, एनीमिया भी देखा है। फिर व्हाई कांट वी मैनेज देम? अब पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से अगर आपने एक्रीटा रूल आउट नहीं किया हुआ तो वो तो टोटल डोमेन हमारी खत्म हो जाती है, और अगर वो टोटल डोमेन खत्म हो जाती है देन फिर हम क्या करें? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, यहाँ पे पेशेंट सॉरी, वैसे तो आप उनसे हिस्ट्री ले रहे थे जिन्होंने केस प्रेजेंट किया, लेकिन प्लीज मेरी एक क्वेरी हिस्ट्री रिलेटेड क्लियर कर दें। पेशेंट 26 वीक्स के ऊपर कम्प्लीटली कवर्ड ओस आया है, तो क्या अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन अभी हमने 28 एंड 32 वीक्स के ऊपर क्लियर नहीं करना कि प्लेसेंटा थोड़ा बहुत माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा? और सेकंड, अगर हम इसे 26 वीक्स पे ही लेबल करते हैं एज अ पीविया, तो क्या हम अभी डॉक्टर पे जाएंगे या हम 28 एंड 32 पे करके डॉक्टर पे जाएंगे? प्लीज ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। नहीं बेटा, अगर 26 वीक्स में पहली दफा आती है तो डॉक्टर पे अगर आ जाता है कि जी उसकी इन्वेजन हुई हुई है एंड इट इज गोइंग, आपको वो लेबल कर देते हैं इनक्रीटा या एक्रीटा, तो फिर हम 28 तक क्यों वेट करना है हमने, किस चीज का? सर, नॉर्मल तो हम ये नहीं कहते कि अगर हमारा 26 पे या इवन कि हमारा 16 से ऑनवर्ड हम देखना शुरू करते हैं प्लेसेंटा को, देन 28 32 पे हम कंफर्म कर देते हैं कि ये माइग्रेट नहीं किया तो इट इज प्रीविया। और दूसरा ये कि अल्ट्रासाउंड पे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कि प्रीविया के साथ साथ अगर आपको उसका बेसलाइन इन बिटवीन मायोमीडियम एंडोमीडियम जंक्शन नजर नहीं आ रहा, या आपको बिग साइनसेस नजर आ रहे हैं, माउथ ईटन साइनसेस हैं, वेसल्स हैं, तो फिर आप जाते हैं फॉर द डॉक्टर के अब इसकी डॉक्टर की जरूरत है, बिकॉज देयर इज अ सस्पिशन ऑफ इंक्रीटा एंड माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीटा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा तो थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट बना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हम इसको कैसे केस को लेकर चलेंगे। बेटा देखो, ये वो केस है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इंक्रीटा ज्यादा होगी है क्योंकि प्रीवियस 3 सेक्शंस हुए हैं उसके। दिस इज नॉट अ प्रेगनेंसी ऑफ अ प्राइमरी ग्रेविटा, दिस इज अ प्रेगनेंसी ऑफ अ पेशेंट विद द प्रीवियस स्कार्ड यूट्रस, और स्कार्ड यूट्रस के अंदर जितनी जल्दी उसकी इवैल्यूएशन वो हो जाए। मैं अगर लेट्स सपोज आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी आ जाती है और उसके अल्ट्रासाउंड पे आता है कि जी द प्रेगनेंसी इज इन द स्कार, या स्कार प्रेगनेंसी आ जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? इंतजार करोगे कि जी वो 28 वीक्स तक जाएगी तो फिर हम उसका प्रीविया इंक्रीटा या वो रूल आउट करेंगे? और नहीं ये सर, वाली, प्रेगनेंसी स्कार को हाँ, तो हमें फॉलो नहीं करना और होता। हाँ, ये वाला जो पेशेंट था, आपको पता है कि इसके प्रीवियस 3 सेक्शंस हैं, और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको, डॉक्टर कंवल इसका अल्ट्रासाउंड पढ़ के बताएंगी आप प्लीज? जी पढ़ती हूँ सर। Ultrasound report single alive fetus, longitudinal lie, cephalic presentation, placenta completely covering the os, like a adequate, and gestational age is 25 weeks. अब ये वो इंफॉर्मेशन है जो 26 वीक्स पे आई डोंट थिंक सो इज इनफ और एडिक्वेट टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस पेशेंट फ्यूचर एंड व्हाट नाउ।
इसमें आपको, जिससे आपने खुद ही कहा कि जी कि उसकी इंटरफेस के बारे में बताना चाहिए, उसका डॉक्टर होना चाहिए ताकि हमें पता हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली देन आपका मैनेजमेंट प्लान अगला जो होगा, जो बना ही नहीं सकते उसके बगैर। यही प्राइमर ग्रेविडा है और इंटरफेस बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ लो लेंथ प्लेसेंटा है। आई टोटली एग्री कि जी फिर हमने, अगर ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है तो फिर हम कहेंगे चलो ठीक है जी, फिर हम इसको रिपीट करते हैं, क्योंकि देयर इज सर्टेन पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट जिसमें यूट्रस जो प्रीविया है या प्लेसेंटा जो है सॉरी वो ऊपर माइग्रेट कर जाता है। पर आमतौर पे 26 वीकर कंप्लीटली कवरिंग द ऑस स्टेज 4 वाला, उसके चांसेस कितने होते हैं टू अपना क्या कहते हैं माइग्रेट, 26 वीक्स पे थोड़े से कम हो जाते हैं। 26 वीक्स पे वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि कितने होते हैं, अगर 28 वीकर होता है, पहला उसका कोई सेक्शन नहीं हुआ, तो तब उसके चांसेस हैं तकरीबन 56% कि वो प्रीविया पे डिलीवरी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो प्रीविया ही रहेगा। सॉरी 84% है उसका, मैं दोबारा बता दूं, सॉरी थोड़ा सा क्लियर करके, अगर उसका प्रीविया है बिटवीन 28 एंड 31 वीक्स और उसका पिछला सेक्शन नहीं हुआ, उसकी पहले से डिलीवरी नहीं हुई, तो उसका चांसेस है कि वो 56% होगा प्रीविया एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। अगर उसका पहले सेक्शन हुआ है, उसका भी चांसेस हैं 84% कि वो प्रीविया होगा एट डिलीवरी। ये मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अगर वो जी सर। 24 से 27 वीक्स पे है और प्रीविया है, अगर उसकी पहले सेक्शन नहीं हुआ तो उसका चांसेस हैं कि 45% होगा कि वो प्रीविया होगा एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, और अगर उसका पहले सेक्शन है तो 73% चांसेस हैं कि वो प्रीविया होगा एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। इसमें अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो होपफुली जो मुझसे किसी ने पूछा था इसका कि जो हमने किस वीक्स में क्या कराना है, वो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जानी चाहिए उनमें। यानी कि सर इन पेशेंट की काउंसलिंग में हम ये कहेंगे कि आपके पहले 3 ऑपरेशन हुए हैं, इन 3 ऑपरेशन के साथ ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि ये प्लेसेंटा ऊपर मूव नहीं करेगा, और दूसरी बात ये कि इसके चांसेस ऑफ इन्वेजन और एक्रीटा ज्यादा है, और उसको रूल आउट करने के लिए हम दूसरा एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। उसकी हम दोबारा इवैल्यूएशन कंप्लीटली करेंगे और उसके बाद फिर हम बैठ के इसको करेंगे, और हो सकता है कि उस टाइम एग्जामिनर जो आपका बैठा हुआ है वो कह दे कि जी हाँ जी इसके डॉप्लर पे इंक्रीटा आ गया या एक्रीटा आ गया। ठीक, तो सर फिर इनकी मैनेजमेंट में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये होगी कि आपके पास पहले 3 क्या बचे हैं, क्योंकि अगर वो तीनों बेटियां हैं और हमें मोस्ट प्रोबेबली हिस्टेक्टमी की तरफ जाना पड़ता है, तो हमें जेंडर को रूल आउट करना है ना, जो पेशेंट कंसर्न में करना है। बेटा यस जेंडर्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन जब मेरा ख्याल है आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, जब वो ब्लीड करते हैं ये प्रीवियस या फिर जेंडर इज नॉट द इशू, द पेशेंट्स एज इज पेशेंट लाइफ इज एट स्टेक, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग हिस्टेक्टमी, वो सारा कुछ ब्लैडर का ये सारा कुछ अगर निकल आता है तो फिर आपकी काउंसलिंग उसको कवर करनी चाहिए। ठीक सर, इसी केस से रिलेटेड कि ये प्रीविया और अगेन पीटा और एक्रीटा जाता है, तो हमें स्पेसिफिक हिस्ट्री पॉइंट्स बता दें आप कि क्या तो क्या आपने बताना है, मैंने क्यों बताना? नहीं सर, मैं यानी कि अपनी कोलीग की भी हिस्ट्री सुन रही थी, तो मुझे यही था कि हम पेशेंट से पूछेंगे ना कि आपको अपने स्कैन के बारे में पता है कि आपके स्कैन में क्या है, और अगर फॉर एग्जांपल हम उन्हें फिर बाद में वो कहती हैं कि नहीं, तो हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें ये है कि बच्चे की ओल नीचे है, और जैसे कि आपके पहले 3 ऑपरेशन है, ज्यादा चांसेस है कि कहीं ये ओल बुरी तरह से बच्चेदानी के साथ ना जुड़ी हो, तो हमें हिस्टेक्टमी पे जाना पड़ेगा, तो उसके प्रोस एंड कॉन्स ये हैं, और माइट भी हमें आपका ऑपरेट जो है वो 36 तक ना लेके जाना पड़े, पहले लेके जाना पड़े। ये सारी काउंसलिंग पॉइंट्स होंगे। यस दे आर ऑल द काउंसलिंग पॉइंट, और इसीलिए अगर डॉक्टर कंवल आप दोबारा पढ़ोगे अपना ये जो सिनारियो है प्लीज, उसमें एक थी जो हमारी टास्क थी वो 3 थी, और उसमें से सबसे थर्ड वाली है आंसर एनी क्वेश्चंस दैट शी मे आस्क। उसमें आपने जब ये पूछा कि जी आपको इन्फॉर्मेशन है, कितनी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसी है, वो कह देगी प्रॉब्ली कि जी मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो आप फिर ये सारी बात करोगे, या वो कह देगी हाँ जी मुझे बताया था कि जी कि अल्ट्रासाउंड वाले ने कि जी मेरी ऑल नीचे है।
तो उसकी इम्प्लीकेशन, आगे पॉसिबिलिटीज, डिलीवरीज, ब्लीडिंग, हिस्टेक्टमी तक उसको इन्फॉर्म करना, कम से कम ये अगर 10 मिनट्स में पॉसिबल है तो वो जरूर करना है। और उसके साथ अगेन कमिंग बैक, जो आपने मुझे पूछा कि जी कि इसके क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, इनकी जो रेलेवेंट हिस्ट्री है, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि इस पेशेंट की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उसके हिसाब से फिर उसी के क्वेश्चंस बनेंगे। एंड इन दिस केस वी हैव डिसाइडेड कि जी उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियस 3 सेक्शंस, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीटा एंड एनीमिया, ये 4 चीजें हैं जिसको आपने अपने अपने क्वेश्चंस के अंदर इसको कवर करके लेके जाना है। और एनीमिया की वजह से अगर वो सिम्टोमेटिक है तो उसको किस तरह रिलीव करना है, अगर वो सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं है तो फिर उसको हमने आगे मैनेजमेंट प्लान में क्या लेके जाना है और किस तरह लेके जाना है। अगर वो इंक्रीटा, हमने तो अभी तक इस सारे क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर वो डॉक्टर साहबा ने तो उसका ब्लड ग्रुप ही नहीं पूछा। वाज दैट इम्पोर्टेंट? सर वो तो आपने बताया नहीं था सर, A वो positive तो सिनेरियो में मेंशन था सर ए पॉजिटिव। अच्छा, मैं आई फॉरगॉट माय थॉट कि इसमें नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर वो लिखा हो कि वो ब्लड ग्रुप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके, अगर वो नॉर्मली ऐसे कहानी में वो नेगेटिव नहीं देंगे, लेकिन अगर नेगेटिव देते हैं तो उसका फिर टाइटर ऑफ वो भी होना चाहिए। सर अगर ये सिम्टोमेटिक नहीं है तो 7.5 HP को 26 वीक के ऊपर हम IV आयरन किस लिए बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अगर सिम्टोमेटिक है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, बिकॉज एज पर गाइडलाइन रिकमेंडेड हमने इसकी 10-11 तो रखनी ही रखनी है। बेटा वो आपने 10-11 जरूर रखनी है, लेकिन दिस इज नॉट अ सिंपल केस ऑफ सिंपल जिसका प्लेसेंटा ऊपर है और कोई पहला इशू नहीं। मैं जी तो सर, जिसका जो प्रीविया वाला मरीज है वो अगर एसिम्टोमेटिक भी है, इसमें हमें पूछना चाहिए था इसी पेशेंट से कि जिसने पहले आयरन खाया कि नहीं खाया, कंप्लायंस उसकी कैसी है, उस सब को सर वो नजर। तो जी वो हाँ, तो जैसा अभी आपने पहले बताया कि एनीमिया की हिस्ट्री हमें उसे पूछनी चाहिए थी कि आयरन अभी वो वो ले आएगी लिया ना, उस पे 50% में ही वैसे डिटरमिन, अगर यही मरीज आके कहता है कि जी मैं तो आयरन खाती नहीं, रेगुलरली खाती नहीं हूँ, तो फिर मैं आगे उसके हिसाब से, फिर भी उसका अगर एचपी नहीं बढ़ा, उसको ब्लीडिंग नहीं है, कोई और इशू नहीं है अभी तक हुआ, तो फिर देन वी नीड टू रूल आउट के अदर कॉजेज ऑफ एनीमिया क्या है। अगर वो नहीं खाती रही, उसने इरेगुलर इनटेक की है, वो की है और कंप्लायंस नहीं है, और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, देन वी हैव टू मेक श्योर कि जी हमने मिनिमम उसकी एचबी विद इन प्रीविया 7 तो मैं नहीं छोड़ सकता है 26 27 वीक्स के ऊपर हमें, क्योंकि जब भी हम कुछ लगाएंगे, चाहे हम आईवी लगाते हैं, तो उसमें भी इट विल टेक अनदर 2 to 3 वीक्स के जो उसके जो स्टोर्स बढ़ेंगे और उसकी एचपी बढ़नी शुरू होगी। शी इज अ कैंडिडेट जिसमें आपने ट्रांसफ्यूजन को वे आउट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वे आउट का मतलब ये है कि ये इट वोंट बी कि जी सबको लगानी है, ये वोंट भी नहीं कि इसको नहीं लगानी, लेकिन ये हमें पता है कि जी एट द सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर उसकी एचबी शुड बी अराउंड +10 11 के करीब होनी चाहिए बाय WHO स्टैंडर्ड्स। वो 11 तक आप कितनी जल्दी लेके जा सकते हो वो ठीक है, पहले अगर वो उसका प्लेसेंटा अबव है, ऊपर है, कोई और सीरियस सर्जरी नहीं है, उसमें तो आई विल बी वेरी कीन कि जी हाँ ठीक है जी, हम इसको इंजेक्टेबल आयरन देते रहेंगे और उसके हिसाब से इसको रिविजिट कर लेंगे आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स एंड देन सी कि हम उसकी एचबी लेवल्स या उसका ये रेटिकुलर काउंट कितना जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी डिसाइड। फॉर दोस पेशेंट हु इज प्रीविया possibility of Increta and having a 7 HP और with these symptoms जिसमें उसको shortness of breath और palpitation और weakness हो रही है, मैं तो I'll be keen of transfusing her Paxil। उसको मैं justify कर सकता हूँ अपनी उसके अपना, मेरा ख्याल है क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर कि she can come anytime। रात को मिडिल में हमारे पास ब्लड स्टोर्स नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते ब्लड बैंक में कि जी हमसे कहें कि हमें 10 बी पॉजिटिव के ब्लड दे दें तो हमें फौरन मिल जाएंगे, और ये कभी भी आ सकती है। ये सारा सिनेरियो तो उसमें हम उसको प्रॉब्ली, मैं तो इसकी ट्रांसफ्यूजन के बारे में जस्टिफिकेशन कर जरूर कर सकता हूँ। Sir, as per Of not- guideline, if the HP is less than 10, you have to transfuse blood. नहीं बेटा, नॉट, नो नो नो, आई डोंट नो ये कौन सी गाइडलाइंस हैं, लेकिन 10 वाली एचपी जो है उस पर ट्रांसफ्यूज करना बड़ा मुश्किल है। हमारे देखो गाइडलाइंस अपनी जगह है, आपने अपने पेशेंट की भी तो मैनेजमेंट करनी है। आई डोंट नो आपने कितनी 10 पे आपने सबको ब्लड लगा दिए। हाँ, आप ब्लड का इंतजाम जरूर कर लेते हो, अगर वो डिलीवरी होने वाला है उसका अरेंजमेंट आप जरूर कर लेते हो, उसके रिलेटिव्स और सारा कुछ वो जरूर लाते हो, लेकिन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एट 10 थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है।
बड़ा ट्रिकी है। इवन पोस्ट ऑपरेटिवली आप 8 या 8 HP हो तो आप ट्रांसफ्यूज ब्लड को अवॉइड करते हो, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इवन पोस्ट ऑपरेटिवली। हाँ, नहीं उससे sir, कम, यस यू कैन। in case of the placenta previa or accreta, a patient is bleeding or there is increased chances of the bleeding, so you have to transfuse blood if HP is less than 10. यस आई टोटली, देखो वो अगेन मैंने एक सिनेरियो आपको दिया है जिसमें इंटीटा परकिटा ये है, उसमें तो आपने करना ही करना है, इसकी HP 7 थी। एक वो है जिसकी 10 HP है और उसका प्लेसेंटा भी अबव है, कोई ऐसा और रिस्क फैक्टर नहीं है, उसमें क्या करेंगे? उसमें तो नहीं, यू डोंट नीड टू ट्रांसफ्यूज हर ब्लड, अरेंजमेंट आप कर सकते हो। मेरे ख्याल में जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड की गाइडलाइंस है ना अपनी प्रॉपरली, उसमें ट्रांसफ्यूजन की 2 बेसिक उन्होंने इंडिकेशन बताई है। नंबर 1 ये कि जब आपका पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है, सिवियर एनीमिक रेंज में है, या सेकेंडली जब आपको रैपिडली उसका इंक्रीज करना होता है, जैसे ड्यूरिंग द सर्जरी लॉस हो रहा होता है। तो 10 HP एक ऐसी चीज है जिसमें मोस्टली पेशेंट जो है वो सिम्प्टोमेटिक भी नहीं होती, स्पेसिफिकली क्रोनिक, और ना ही ये 11 के इतना दूर है, तो इस पे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन प्रीविया में नहीं बनती। नहीं, लेकिन ये आपने अपनी गाइडलाइन से जरूर बता दिया, लेकिन हमारे अपने जो हम करते रहे क्लिनिकल सिनेरियो, क्योंकि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ ब्लड और वो सब चीजें नहीं है इन योर प्राइवेट प्रैक्टिस और इन योर अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, लेकिन आपने ब्लड की अरेंजमेंट करनी है। आपने कितनी दफा है कि आप गए हो बाहर जाके अपने जाकर रिश्तेदार लेके आओ रात के 3 बजे, हमें 10 ब्लड चाहिए, 2 ब्लड चाहिए, वो 4 तो ब्लड हमने चाहिए। वो तो सर हमने माइनर सर्जरी से भी पहले करनी होगी, और प्रीवियर पे तो गाइडलाइन ये है कि आपने Yes. एवरी वीक सेल्फ स्लेवेज करना है, एवरी वीक, सॉरी सेल्फ स्लेवेज नहीं, एवरी वीक उसकी ब्लड की करके ना, यानी वीकली बेसिस पे आपने डोनर को अरेंज करना है। यस, प्रीवियर की गाइडलाइन में लिखा नहीं हुआ है। प्रीविया में एवरी वीक आप ब्लीड तो नहीं करा सकते ना बेटा। नहीं, ब्लीड नहीं करवाना, उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है, हाँ, तो तो आप वैसे एक वीक उसमें में ही आप आपने करवाया जी। बेटा उसमें OPD में क्या कहते हो कि जी आपने लेट्स सपोज यही इंग्रीटा आ जाता है कि जी आपने एटलीस्ट अपने 10 डोनर्स क्रॉस मैच करा के ब्लड स्पेसिफिक अपने पास ऐसे हों, जब खुदा ना खासा जरूरत हो आप उसको फॉरेन हॉस्पिटल ले आए, और अगर बेहतर है कि उन 10 के 10 को पहले क्रॉस मैच करा लें, हमने ब्लीड नहीं कराना। और उनमें से जो नहीं आपके पास रह सकते तो उसमें ब्लीड कब कराना है, क्या कराना है, उसकी अरेंजमेंट आप पहले करके बताओगे। खैर वो एक अलग सिनेरियो आ जाता है। वी आर ऑलमोस्ट अबव टाइम, और इमरान, डॉक्टर शनाज आ गई? सर ऑर्डर मैम आज उन्होंने पहले ले ली थी क्लास। पहले ले ली, चलो दैट्स गुड, ले लिए। देन आई आल्सो हैव टू लीव फॉर अनदर मीटिंग, 10 बज गए। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, आप देखिए ये वाला जो केस सिनेरियो है ना, इसमें पेशेंट्स के साथ अप्लाइड नॉलेज और ये चीजें बहुत ज्यादा करनी है हमें, कम्युनिकेशन वगैरह, तो इसमें मतलब हिस्ट्री प्रॉपर लेना उस 10 मिनट्स में थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, कि हम उससे डिटेल्स पूछें उसकी ट्राइमेस्टर वाइज, उसकी लास्ट डिलीवरीज के यहाँ से, और फिर उतना ही हम उसमें, इसमें तो नॉलेज एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ना, जो प्रीवियर की हमने देनी है, क्रीटा की हमने देनी है, और फिर हमने सर्जरीज की देनी है, तो ये बहुत, इसको फिर कैसे हम करेंगे ज्यादा, कि मतलब इसका फोकस। आसान तरीका है, आप अभी बैठ जाओ और आप ऊपर हेडिंग लिखो या नीचे क्वेश्चंस लिखो कि आप क्या पूछोगे, देन यू टाइम योरसेल्फ कि ये सारे क्वेश्चन पूछने में आपको कितनी देर लगती। इसी तरह आप इंट्रीटा लिखो, ऊपर नीचे क्वेश्चंस लिखो कि आप इसके डेरिवेटिव क्वेश्चंस जो है फोकस क्या होगा उसमें, फिर आपने उससे उसका पैप स्मेयर और ये वाली सारी चीजें जो हैं वो आप इसमें नहीं लेके आओगे। तीसरा, आप इसी तरह एनीमिया के लिखो, उसके नीचे क्वेश्चंस लिखो, और लेट्स सी कि जी उसको आपको टाइम करो अपने आप को, जी ये सारे क्वेश्चंस पूछने में और आंसर करने में मुझे कितनी देर लगती है। और फिर यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपने विद इन 3-4 मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए हिस्ट्री, ताकि बाकी वाला जो हाफ टाइम है वो आपकी इसकी जो बाकी वाले 2 कंपोनेंट्स है उसमें आप कंप्लीट करोगे। ये आपको हर टॉपिक के लिए ये करना बड़ा जरूरी है। हमारे 20, 25, 30, 40, 50 छोटे टॉपिक बनते हैं, हर टॉपिक को आपने किस तरह उसको लेके आके जाके उसके साथ आगे लेके जाना। ये तो प्रैक्टिस आपकी है बेटा, यही तो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है।
अब वहां जाके ये तो नहीं कह सकते कि जी हमारे पास टाइम नहीं था। चलो बेटा, आई हैव टू गो। करेंगे, we'll probably meet next time, फिर उसके बाद फिर आगे we'll see what to do। चलो, थैंक यू वेरी मच।